Welcome to Bio Super Neat classes online. I am Sunil Kumar. The topic for today is reproductive health. तो बेटा देखिए आज हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ को हम शुरू करेंगे। इससे पहले हमने ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर हमने कंप्लीट किया था और उसमें हमने कई सारी चीज़ों को हमने समझा था। ये आप मान के चलिए, जैसे कि अब मैं आपको समझाता हूँ इसके बारे में थोड़ा सा। जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, इस रिप्रोडक्टिव हेल्थ को हम सेक्सुअल हेल्थ के भी हम नाम से जानते हैं। अब कई बच्चे सोचते हैं कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ में आपके केवल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के बारे में ही बताया जाता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस रिप्रोडक्टिव हेल्थ में आपके प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के बारे में तो चर्चाएं होती हैं, लेकिन उसके अलावा रिप्रोडक्टिव हेल्थ एक ब्रॉडर टर्म है। इसमें आपको सोशल इम्पैक्ट, आपका फिजियोलॉजिकल इम्पैक्ट, कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इस रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंदर इंक्लूड होती हैं। और इस रिप्रोडक्टिव हेल्थ को हम सेक्सुअल हेल्थ के भी नाम से जानते हैं। और ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ एक ब्रॉडर टर्म है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए, जो आपका सोशल इम्पैक्ट है, इस सोशल इम्पैक्ट में भी एक फीमेल के ऊपर एक सामाजिक प्रभाव क्या पड़ता है लोगों की बातों का, उसके बारे में भी हम चर्चाएं करेंगे। अब थोड़ा सा पहले हम देख लेते हैं, फिर मैं आपको इसमें मैं समझाता हुआ चलूँगा, ठीक है। तो देखिए, पहला हमारा जो पॉइंट लिखा हुआ है, फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? द टर्म सिंपली रेफर्स टू रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स with normal functions, however it has about perspective and includes the emotional and social aspect of reproductions also। अब देखिए ये कह रहा है, जो सिंपल सा जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं with normal functions, however it has about perspective and includes emotional एंड सोशल एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्शंस आल्सो। अब देखिए, सोशल इम्पैक्ट क्या होता है, इमोशनल एंड सोशल इम्पैक्ट क्या होता है। देखिए, मान के चलिए जैसे कि कोई एक फीमेल है, ठीक है, उसके मान के चलिए फीमेल के ऑफ स्प्रिंग्स नहीं हो रहे। और जब उसके ऑफ स्प्रिंग्स नहीं होंगे तो इससे क्या है, भाई मैरिज हुई, मैरिज के 1 साल 2 साल 3 साल गुजर गया और फीमेल के ऑफ स्प्रिंग्स नहीं हो रहे, चिल्ड्रंस नहीं हो रहे, ठीक है। तो अब कई लोग क्या कहेंगे, भाई फीमेल्स मानो किसी मैरिज पार्टी में गई या किसी बर्थडे पार्टी में गई, तो वहाँ 4 लोगों ने चर्चाएं करी, देखो इसकी मैरिज को 4-5 साल हो गए लेकिन इसके ऑफ स्प्रिंग्स नहीं हो रहे हैं, इसकी चिल्ड्रंस, इसके बच्चे नहीं हो रहे। क्यों नहीं हो रहे? अब उसका एक बहुत बड़ा एक गहरा प्रभाव पड़ा फीमेल के ऊपर, और फीमेल को और तो और बोल दिया, और तो और फीमेल को क्या बोल दिया, बांझ बोल दिया। तो उसके ऊपर कई सारे एक सोशल इम्पैक्ट हो गया, एक सामाजिक प्रभाव हो गया फीमेल के ऊपर। इससे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। अब उससे घर में कई सारी बातें बनना शुरू हो जाएंगी। तो ये एक फीमेल के ऊपर बहुत बड़ा एक सामाजिक प्रभाव होता है। इसके बारे में और ज़्यादा मैं डिस्कस नहीं करूँगा, मैंने आपको समझाने के लिए आपको मैंने बताया है। अब देखिए, मैं आपको इसमें एक डेफिनेशन बताता हूँ। डेफिनेशन क्या कहती है आपकी, ये आपके सारे 100% एनसीईआरटी को मैं इंक्लूड कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि डेफिनेशन कहती है, अकॉर्डिंग टू WHO मीन्स वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब क्या होता है? टोटल वेल बीइंग इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन, फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियर एंड सोशल। ये कह रहा है कि आपका सीधी सी एक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक डेफिनेशन दी है, जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मीन्स होता है आपका रिप्रोडक्शन, फिजिकल, इमोशनल, आपका फिजिकल हेल्थ भी अच्छी होनी चाहिए और आपके ऊपर इमोशनल प्रभाव भी नहीं होने चाहिए। मैंने आपको बताया था, फीमेल के ऊपर प्रभाव पड़ा और वो इमोशनल हो गई, और उसका समाज में उसका व्यवहार कैसा है, और तो और लोगों का जो बिहेवियर है एक दूसरे के प्रति वो किस प्रकार का है। तो WHO इस चीज़ को बताता है, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं। देयरफॉर ए सोसाइटी विद पीपल हैविंग
physical and functionally normal reproductive organ and normal emotional and behavior interaction among them in all sex related might be called reproductive health। अब ये कह रहा है कि जो पीपल्स हैं उनका उनका जो आपका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो बिल्कुल नॉर्मली उनके नॉर्मली फंक्शंस होने, बिल्कुल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उनके जो फंक्शंस हैं वो बिल्कुल नॉर्मल्स वर्क करने चाहिए, और उनका इमोशनल इंटरेक्शन क्या होना, इमोशनल इंटरेक्शन और आपका बिहेवियर इंटरेक्शन, ये सब चीज़ें सेक्स से आपके रिलेटेड, आपके एक दूसरे के प्रति क्या इंटरेक्शन है, ये सब चीज़ें भी डिपेंड करती हैं। तो ये सारी चीज़ें किसमें आती हैं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ में आती हैं। आपके इमोशनल इंटरेक्शन, बिहेवियर इंटरेक्शंस, आपके जो बीच में जो सेक्स से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो सारी चीज़ें, वो सब चीज़ें किस में आती हैं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ में आती हैं। जैसे कि मैं आपको एक घटना बताता हूँ कि एक हमारे संघ के एक स्टाफ के थे कि तो उन्होंने क्या अपना एक ट्रिप बनाया था घूमने का, और सभी वेल एजुकेटेड टीचर्स थे, ठीक है, सब पीएचडी किए हुए बायोलॉजी से अच्छे टीचर्स। तो उन्होंने अपना क्या एक प्रोग्राम बनाया घूमने का, और उसमें क्या किया उन्होंने, और मैं भी था उस दौरान, और वहाँ पर चर्चा हुई कि भाई हम वहाँ टूरिस्ट में हम चल रहे हैं घूमने के लिए। तो भाई हमारे स्टाफ के जो पीएचडी किए हुए बहुत अच्छे टीचर थे, उन्होंने बोला नहीं मेरी वाइफ को क्या है मेंसेस होते हैं तो मैं नहीं जा पाऊँगा। तो देखो लोगों ने क्या बोलना शुरू कर दिया कि सामने तो कुछ नहीं बोला, लेकिन चुपचाप थोड़ा मुंह छुपाने लगे लोग बाग, क्या बोल देखो कैसा ओपनली देखो अपनी वाइफ के बारे में बोल दिया। तो ये सब क्या है, ये सब एक इमोशनल और आपका फिजिकली आपकी मेंटली हेल्थ कैसी है, ये इस चीज़ को दर्शाता है। आपका लोगों के बीच में इमोशनल और बिहेवियर इंटरेक्शन कैसा है सेक्स से रिलेटेड, तो ये सारी चीज़ें रिप्रोडक्टिव हेल्थ में आती हैं, इसको हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ बोलते हैं। भाई देखिए रिप्रोडक्टिव हेल्थ में आपकी मेंटली हेल्थ भी अच्छी होनी चाहिए। आप किस प्रकार से आप सामने वाले व्यक्ति को आप ट्रीट कर रहे हैं, किस प्रकार से आप सामने वाले व्यक्ति को देख रहे हैं, ये सबसे बड़ा एक इम्पैक्ट होता है आपके रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंदर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। अब देखिए ये क्या कहता है नेक्स्ट पॉइंट में, वाई इज इट सिग्निफिकेंट टू मेंटेन रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड व्हाट आर द मेथड टेक अप टू अचीव इट। अब ये कह रहा है जो आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ को मेंटेन करना क्यों ज़रूरी है। देखिए रिप्रोडक्टिव हेल्थ को मेंटेन करना भी हमें ज़रूरी है, और इसके क्या क्या इसके मेथड्स हैं। तो देखिए मैं आपको समझा देता हूँ पूरा। सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ को मेंटेन करना क्यों ज़रूरी है। देखिए रिप्रोडक्टिव हेल्थ को देखिए मेंटेन करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि भाई देखिए जब तक हम किसी चीज़ को मेंटेन नहीं करेंगे, देखिए आज से पहले क्या है, जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट था और और आपके मैटरनल आपका जो रेट था वो आपका काफ़ी हायर साइड था। यानी कि जैसे कि हॉस्पिटल में 10 बच्चे हुए, 10 में से 5 बच्चे जन्म लेते ही मर जाते थे, और 10 में से और जिन फीमेल्स ने बच्चों को जन्म दिया है वो 10 में से मानो 3 फीमेल्स ही मर गई। तो ये इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट पहले के टाइम में बहुत हायर साइड था, ठीक है। फिर इस चीज़ को धीरे धीरे सरकार ने क्या अवेयरनेस लेके आई लोगों के बीच में। अवेयरनेस कैसे लेके आए कि भाई बच्चे के जन्म होते ही उसको वैक्सीन लगेंगी कि और जब फीमेल जब प्रेग्नेंट है तो उसकी जब उसकी डिलीवरी होगी वो हॉस्पिटल में होगी, घर में नहीं होंगी। आशाएं होती हैं नर्स की तरह, वो आपके गांव जाके एजुकेट करती हैं, वो हर गांव में नज़र रखती हैं भाई फीमेल्स के ऊपर कि भाई कौन सी फीमेल प्रेग्नेंट है कौन सी नहीं है। जो फीमेल है उसके घर जाके उसको एजुकेट करेंगी, उसको बताएंगी, उसको समझाएंगी, है ना। तो इस तरह से कई सारे अभियान सरकार ने चलाए। तो ये सारी चीज़ें तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ में ये सारी चीज़ें आती हैं। अब जब इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जब कम हो गया, बच्चे अधिक बचने लगे, मदर भी बचने लगी, सारी चीज़ें सरकार ने सब चीज़ें हमारी अच्छी कर दी। फिर
फिर उसके बाद पॉपुलेशन फिर बढ़ना शुरू होगा। जब पॉपुलेशन का जब बढ़ना शुरू होगा तो वही पॉपुलेशन बढ़ेगी तो फिर हमें कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स का भी हमें यूज़ करना पड़ेगा। कि कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स का यूज़ हमें इसलिए करना पड़ेगा ताकि हम जो पॉपुलेशन है उसको हम कंट्रोल में रख सकें। यदि आप उसको कंट्रोल में नहीं रखेंगे तो आपके हैबिटेट की प्रॉब्लम आएगी, रहने की जगह नहीं मिलेंगी, फूडिंग की प्रॉब्लम आएंगी, कई सारे हमारे जो इकोनॉमिकल रिसोर्सेज हैं उसमें हमें प्रॉब्लम्स आएंगी। तो फिर सरकार ने फिर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स का उनने फिर यूज़ करना बताया। फिर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स में जैसे कि आप देख रहे हैं ये सब डॉक्टर की एडवाइस से होता है, जैसे कि मेल्स के लिए कॉन्डम्स हैं, फीमेल्स के लिए कॉन्डम्स हैं, या आपके ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं कुछ जो मेडिकल स्टोर्स पे मिलती हैं, ठीक है, या ये आपके यूआईडी है, ठीक है। और इस तरह की ये आपकी कई सारे आपके कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें एक तो आपको जो है जो आपका इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है और आपका मदर्स का जो मोर्टेलिटी रेट है, ठीक है, उससे भी आपको ये सेव करता है। सेकंड चीज़ जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ हैं उससे भी सेव करता है। और इसके कई सारे इसके यूज़फुल एस्पेक्ट हमें मिलते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ क्योंकि ये चैप्टर क्या है, रटने का नहीं है, ये चैप्टर केवल समझने का है कि भाई हमको इस चैप्टर में हमें समझना है। अच्छा, कई सारी जगहों पर क्या करते हैं भाई, इस चैप्टर को एक बोर समझ के छोड़ देते हैं और छोड़ने के बाद बोलते हैं इसको आप खुद ही घर पर पढ़ लेना, ठीक है। देखिए इस चैप्टर से हर साल मैं बता रहा हूँ 3 से 4 क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो इस चैप्टर को भी आप बिल्कुल सीरियस लेके चलना, इसलिए मैं आपको बिल्कुल अच्छी तरह से आपको मैं एक एक चीज़ समझाता हुआ चल रहा हूँ। चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस कर लेते हैं बेटा। अब देखिए मैं आपको 2 पिक्चर में आपको दिखा रहा हूँ। देखिए ये जो है ये आपका इंडियन गवर्नमेंट का, ये आपका 60 पैसे वाला एक डाक टिकट मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये मैं आपको इंडियन गवर्नमेंट का एक 60 पैसे वाला एक डाक टिकट दिखा रहा हूँ। एक तो ये है, ठीक है, एक और मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये मैं आपको इंडियन गवर्नमेंट का ये एक 15 पैसे वाला ये मैं आपको डाक टिकट दिखा रहा हूँ। ये 15 पैसे वाला डाक टिकट है और इससे पहले वाला आपका 60 पैसे वाला डाक टिकट था। तो मैं आपको इस डाक टिकट में मैं आपको क्या समझाने की कोशिश करता हूँ, देखो मैं दोबारा आता हूँ यहाँ पर। देखिए जैसे कि ये आपको दिखा रहा है, लिखा हुआ है छोटा परिवार सुखी परिवार, ए स्मॉल फैमिली इज ए हैप्पीनेस फैमिली, ठीक है। तो सरकार ने कई सारे आपके अभियान चलाए लोगों को जागरूक करने के लिए, स्मॉल फैमिली इज ए हैप्पी फैमिली, इस तरह से लिखा हुआ है, ठीक है। और दूसरी तरफ क्या लिखा हुआ है, दूसरी तरफ देखिए लिखा हुआ है, ये आपके 15 पैसे वाले डाक टिकट पर लिखा हुआ है परिवार नियोजन कीजिए, फैमिली प्लानिंग, इंग्लिश में बोलते हैं फैमिली प्लानिंग, और लिखा हुआ है परिवार नियोजन हिंदी में। ये 1966 के टाइम का आपका डाक टिकट है, इस पे भी लिखा हुआ है। ये मैं आपको बहुत पुराने में आपको डेटा में आपको दिखा रहा हूँ। अब दोनों ही, लेकिन दोनों पिक्चर्स में अंतर है। दोनों पिक्चर में क्या अंतर है, पहली पिक्चर तो आपको दिखाती है कि स्मॉल फैमिली इज ए हैप्पीनेस फैमिली, छोटा परिवार सुखी परिवार, लेकिन दूसरी आपको क्या चीज़, दूसरी पिक्चर आपको क्या दिखाती है 15 पैसे वाली डाक टिकट, कि 2 बच्चे हैं, एक इसमें आपको ये दिखा रहा है कि एक बच्चा आपका गोदी में है और एक बच्चे के हाथ में फुटबॉल है। तो ये दिखा रहा है कि एक बच्चा आपका इतना बड़ा होना चाहिए कि वो स्कूल जाता हो, 3rd 4th में पढ़ता हो, ठीक है, और एक बच्चा आपका गोदी में हो, यानी कि 7 से 8 साल के बीच का दोनों बच्चों के बीच में अंतर होना चाहिए, ताकि जो मदर है, मदर को कोई प्रॉब्लम आगे ना होए, ठीक है, और आगे मदर भी हेल्थी बनी रहे, ठीक है। और मतलब मदर से रिलेटेड कई सारी इसमें डिसीज़ भी आ जाती हैं, कई सारे आपके प्रॉब्लम्स भी आती हैं, वो सारी प्रॉब्लम्स ना हो। इन सब चीज़ों से बिल्कुल सेफ करने के लिए सरकार ने ये सारी चीज़ें फैमिली प्लानिंग बताई कि भाई एक बच्चा इतना बड़ा होना चाहिए कि वो आपका स्कूल जाता हो, दूसरा इतना होना चाहिए कि वो गोदी में हो, ताकि आप दोनों बच्चों का अच्छी तरह से लालन पालन कर सकें, ठीक है। देखिए नेक्स्ट मैं आपको दिखाता हूँ। फिर देखिए ये आपको क्या दिखा रहा है, ये आपको मैं 2 पिक्चर दिखा रहा हूँ।
देखिए एक पिक्चर में स्मॉल फैमिली इज़ ए हैप्पीनेस फैमिली, ये स्मॉल फैमिली है और ये हैप्पीनेस फैमिली है। दूसरा ये दिखा रहा है बिग फैमिली प्रॉब्लम ऑल द वे, जो बड़ा परिवार है उसमें समस्याएं कई सारी आती हैं। तो ये दिखा रहा है, देखिए जब छोटा परिवार होगा तो आपके जो रिसोर्सेज हैं वो आपके डिस्ट्रीब्यूट नहीं होंगे, वो बटेंगे नहीं, कई जगहों पर नहीं बटेंगे। और जब आपके जो आपके रिसोर्सेस कई जगहों पर नहीं बटेंगे तो बेटर आप अच्छा खाएंगे, अच्छा पहनेंगे, अच्छी एजुकेशन होगी, सब चीज़ बढ़िया होगी। और दूसरी तरफ बिग फैमिली प्रॉब्लम्स ऑल द वे, दोनों पिक्चरों में आप अंतर देख पा रहे हैं। और जो बड़ा परिवार होगा उसमें मान के चलिए एक व्यक्ति की 10,000 रुपये आमदनी है और 8 बच्चे हैं, तो वो कैसे भला वो अच्छा खिला देगा, अच्छा पहनाएगा, अच्छे स्कूल में पढ़ाएगा, सारे रिसोर्सेज बट जाएंगे। ठीक है, तो रिसोर्सेज का बट जाना, चीज़ों का बट जाना और वही चीज़ एक दो बच्चों पर लगना, तो दोनों चीज़ों में अंतर आता है। अभी किसी के मान के चलिए किसी के फादर बोलते हैं भाई मेरे बच्चे को डॉक्टर बनना है, तो भाई डॉक्टर के लिए यू नीड फ्यू करोड़ रुपीज़, आपको कुछ करोड़ों में आपको रुपया चाहिए होता है। तो भाई उसमें भी जब आपको कुछ करोड़ रुपया चाहिए और वही आपके 5 बच्चे हैं तो वो करोड़ रुपए आपके बढ़ जाएंगे, वो डॉक्टर बनने का ड्रीम रह जाएगा। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने कई सारे आपके अवेयरनेस चलाए। ठीक है, कुछ ऑडियो वीडियो कुछ आपके ऑडियो विजुअल के भी द्वारा कुछ चीज़ें चलाई थी आपके, कुछ जैसे कि आपके रेडियो पर कुछ सूचनाएं पहले चलती थी टीवी पर। ठीक है, फिर उसके बाद रेड रिबन एक्सप्रेस चलाई गई थी ट्रेनों पर, यानी कि ट्रेनों पर प्रचार प्रसार चलाए गए। ठीक है, कई सारी चीज़ें चलाई गई। तो गवर्नमेंट हर संभव बताने का और समझाने का प्रयास करती है। अब देखिए ये मैं आपको कुछ यहाँ पर मैं आपको बताने का मैं प्रयास करता हूँ बेटा। जैसे कि मैं बात करता हूँ इवोल्यूशन ऑफ फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। अब गवर्नमेंट ने क्या चलाया है, एक इवोल्यूशन ऑफ फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम चलाया, उसमें कि जैसे कि 1951, ये सब डेटा याद रखना। ठीक है, पूछता है एग्जामिनर पेपर में और 100% MCQs बन के आएंगे। ठीक है, 1951 में क्या है, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम चला एडॉप्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये 1951 में एक इंडियन गवर्नमेंट ने एक फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम को एडॉप्ट किया। ठीक है, फिर उसके बाद ये आपका 1961 से लेकर 1966 तक एक्सटेंशन एजुकेशन अप्रोच। अब देखिए इन सब चीज़ों को गवर्नमेंट ने एक्सटेंशन एजुकेशन अप्रोच का मतलब गांव-गांव जाकर प्रचार करवाए, ट्रेनों पर लिखवाया। ठीक है, टीवी के माध्यम से चीज़ें चलवाएं कि भाई कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स का यूज़ करो और आपका बच्चों के बीच में अंतर होना चाहिए। ठीक है, और खुले में शौच मत जाओ, और आप इस तरह से कई सारी चीज़ें। और ये भी बताया कि भाई मेंसेस के दौरान आप जो है आप सैनिटरी पैड का यूज़ करो, कई सारे फीमेल्स कपड़े का यूज़ करती हैं, वो बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने इस तरह से कई सारी चीज़ें एक्सटेंशन एजुकेशन अप्रोच के द्वारा लोगों को जागरूक किया, गांव-गांव जाकर प्रचार किया। ठीक है, होर्डिंग्स लगवाए। ठीक है, और तो ट्रेनों पे भी लिखवाया, ट्रेनों पे भी ऐसे प्रचार करवाए, कई सारी चीज़ें इस तरह के उन्होंने कई सारी चीज़ें यूज़ करी। फिर इंट्रोडक्शन ऑफ फिर IUD से इंट्रोड्यूस कराया, इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस से इंट्रोड्यूस कराया। फिर इंटीग्रेटेड अप्रोच वाज एडॉप्टेड इन 1966 में। फिर 1966 में भी फिर इंटीग्रेटेड अप्रोच, वही गांव-गांव जाकर सारी चीज़ें बताई। फिर 1969 में एक सोशल मार्केटिंग करी फॉर कॉन्डम्स की वाज इंट्रोड्यूस लिप्पे लूप, और जिसका नाम था लिप्पे लूप इसको भी इंट्रोड्यूस किया गया। अब देखिए 1969 में भी इसकी कॉन्डम्स आए और इसका जो ब्रांड नेम था वो लिप्पे लूप था। देखिए आज भी इस चीज़ को लेके कई सारी अवधारणाएं बनी हुई हैं, लेकिन
लेकिन जो एब्रॉड है, विदेश है, विदेश में क्या है, वॉशरूम के अंदर ही एक डिस्पेंसरी होती है, वहाँ पे आप कॉइन डालिए और आप कॉन्डम्स को आप बाहर निकाल लीजिए। दे आर वेरी ओपन माइंडेड, वो लोग, वहाँ के लोग बहुत ओपन माइंडेड हैं और उनके अंदर बिल्कुल सेक्स से रिलेटेड बिल्कुल क्लियरिटी है, सेक्स से लेकर उनके दिमाग में बिल्कुल क्लियरिटी है, वो सब बिल्कुल भी कुछ इधर उधर की चीज़ों को नहीं सोचते हैं। तो वही चीज़ें यहाँ पर गवर्नमेंट जागरूक करना चाह रही चीज़ों को, लेकिन अफसोस आज भी कुछ ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ पर लोग बाग नहीं समझते हैं। फिर देखिए 1969 में फिर फैमिली आपके प्लानिंग करी गई, ठीक है, इसके बारे में भी बताया। फिर गवर्नमेंट ने ऑल इंडिया हॉस्पिटल पोस्टमार्टम प्रोग्राम भी चलाया, ऑल इंडिया हॉस्पिटल पोस्टमार्टम प्रोग्राम भी चलाया गवर्नमेंट में। इसके अंदर गवर्नमेंट ने बताया कि भाई अब जो भी डिलीवरी होगी वो हॉस्पिटल में होगी और डिलीवरी के टाइम पे भी वैक्सीन लगेंगी मदर को, और डिलीवरी होने के बाद बच्चे को भी वैक्सीन लगेंगी, और सीधे बच्चे को क्या होगा, मदर फीडिंग पे जाएगा। क्योंकि अमूमन हम देखते हैं कि भाई बच्चा जैसे ही होने के बाद घर के लोगों ने कुछ बोला, अरे इसके मुंह में गंगा जल डाल दो, इसको क्या दे दो, इसको प्रसाद खिला दो, तो उससे क्या हुआ, बच्चे को बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ और बच्चा मर गया। तो डॉक्टर बिल्कुल मना कर देता है कि भाई नहीं, सीधे डिलीवरी के बाद सीधे बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग पे जाएगा, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें भी गवर्नमेंट ने चलाई, पोस्टमार्टम प्रोग्राम चलाए, ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है ना बराबर मेरी चीज़ें। फिर मेडिकल, फिर आपके ये चलाया आपके मेडिकल रिटायरमेंटेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट लेके आए 1971 में। फिर प्रेगनेंसी एक्ट में क्या लेके आए कि भाई प्रेगनेंसी एक्ट लाए 1971 में गवर्नमेंट। प्रेगनेंसी एक्ट का मतलब होता है कि भाई कई सारे बच्चे क्या करते थे, कई सारे जैसे कि कोई फीमेल्स कोई प्रेग्नेंट हुई और प्रेग्नेंट होने के बाद वो उसका एमनियोसेंटेसिस टेस्ट कराते थे, उसमें चेकअप कराते थे कि भाई लड़का है या लड़की है तो उसको मार दिया, ठीक है, भ्रूण हत्या कर दी, ठीक है। यदि लड़की है तो यानी कि लड़की का खर्चा है, खूब सारा खर्चा है, तो उसकी मैरिज करनी पड़ेगी, उसको पढ़ाना लिखाना पड़ेगा। तो ये सारी लोगों के अंदर गलत अवधारणाएं भरी हुई थी, तो इस चीज़ को भी रोका गया, भ्रूण हत्या को रोका गया इस 1971 में इस एक्ट के माध्यम से। तो आज जब कोई इसका कोई परीक्षण कराता है, जब कोई लिंग परीक्षण कराता है, कोई सेक्स डिटर्मिनेशन कराता है, उसके बहुत सारे उसके रूल्स हैं। वो मेडिकल आपका परीक्षण तभी हो सकता है, सेक्स डिटर्मिनेशन आप जब ही करा सकते हो जब हमें ऑफ स्प्रिंग्स के अंदर, बच्चे के अंदर हमें कोई क्रोमोसोम से रिलेटेड हमें कोई प्रॉब्लम दिखाई दे रही हो, हमें कोई डिसऑर्डर दिखाई दे रही हो, तभी ये चेकअप हो सकता है, अन्यथा आप इसको नहीं करा सकते। डॉक्टर को भी सजा है इस चीज़ की, ठीक है। आज कह रहे होंगे सर बहुत बोल रहे हैं, भाई बोलना पड़ेगा इस चैप्टर में, तभी आपकी समझ में आएंगी ये सारी चीज़ें। अब देखिए नेक्स्ट मैं आपको दिखाता हूँ, नेक्स्ट जैसे कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम्स स्टडीज़। अब देखिए इसमें क्या कहता है ये, अब देखिए इसमें क्या कहता है, इंडिया वाज अमोंगस्ट द फर्स्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड टू इनिशिएट एक्शन प्लान एंड प्रोग्राम एट ए नेशनल लेवल टू अटेंड टोटल रिप्रोडक्टिव हेल्थ एज ए सोशल गोल। ये कह रहा है देखिए इंडिया हमारा एक ऐसा कंट्री था कि भाई ये सारी चीज़ें इंडिया ने अपने देश में लागू करी, और बाद में पूरी एशिया के अंदर सबसे पहले इंडिया ने लागू किया, और बाद में फिर पूरे देश ने इस चीज़ को लागू किया। तो इंडिया हमारा एमोंगेस्ट मतलब हर कंट्री से मतलब सबसे बेटर पहला ऐसा देश था जो लोगों को उसने जागरूक किया फैमिली प्लानिंग के बारे में, इस रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड ये सारी चीज़ें जागरूकता अभियान चलाया। फिर चीन ने फिर बहुत बाद में किया, सबसे पहले इस एशियाई कंट्रियों में इंडिया ने स्टार्ट किया था, और बाद में इन सब चीज़ों को और देशों को भी लागू करना पड़ा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं आपसे बेटा। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है ये देखिए, नेक्स्ट पॉइंट कहता है दिस प्रोग्राम कॉल्ड फैमिली प्लानिंग वर इनिशिएटेड इन 1951 एंड वर पीरियडिकली असेड ओवर द पास्ट डिकेड्स।
देखिए 1951 का मैंने आपको पूरा, इससे पहले का पूरा मैंने आपको एक एक मैंने आपको चार्ट दिखाया और एक एक चीज़ मैंने आपको समझाई जो एनसीईआरटी में थी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए ये कह रहा है इम्प्रूव प्रोग्राम कवरिंग वाइल्ड रिप्रोडक्टिव रिलेटेड एरियाज आर करेंटली इन ऑपरेशन अंडर द पॉपुलर नेम रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर आरसीएच प्रोग्राम। अब देखिए सरकार ने आरसीएच प्रोग्राम भी चलाया। आरसीएच प्रोग्राम को हम बोलते हैं रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, आरसीएच प्रोग्राम चलाया। इस आरसीएच प्रोग्राम में गवर्नमेंट ने क्या किया, इस आरसीएच में भाई गवर्नमेंट ने भाई जो फीमेल प्रेग्नेंट है उस दौरान भी गवर्नमेंट ध्यान रखेगी फीमेल का, और उसके बाद जब उसकी डिलीवरी हो जाएगी उसके बाद भी गवर्नमेंट ध्यान रखेगी फीमेल का, और तो और फीमेल्स को भी वैक्सीन लगेंगी, बच्चे को भी वैक्सीन लगेंगी। ठीक है, इन सब चीज़ों, और ये सारे प्रोग्राम किस में आए, आपके आरसीएच में, आपके रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर में आए। और बोला कोई और डिलीवरी भी आपके हॉस्पिटल में होगी, और हॉस्पिटल में सारी मेडिकल फैसिलिटीज़ को भी इम्प्रूव किया गया। तो ये सब प्रोग्राम्स आपके आरसीएच में चलाए गवर्नमेंट ने। कभी कभी हमारी गवर्नमेंट बहुत अच्छा प्रोग्राम, बहुत बहुत अच्छी चीज़ें करती है, लेकिन लोग बाग क्या है, हमेशा नेगेटिविटी देखते हैं, एक दूसरे की नेगेटिविटी क्या देखते हैं कि भाई 70 साल में गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया, ठीक है, और यहाँ पर हमने 3 साल में ही कर दिया बहुत कुछ, आप 70 साल में नहीं कर पाए। तो भाई जितनी भी गवर्नमेंट ने, देखो मैं यहाँ पर कोई भी मैं यहाँ पर कोई पॉलिटिकल इश्यूज़ की मैं आपसे नहीं बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि लोग बाग क्या है, अपने अंदर क्या है, जो मानसिकता है वो नकारात्मक सोच वाली पहले लेके आते हैं। वो ये नहीं देखते कि हर गवर्नमेंट ने कुछ ना कुछ अच्छा कुछ प्रोग्राम किया हुआ है, लेकिन एनसीईआरटी हमको अच्छी फीलिंग्स बता रही है, इस चीज़ को हम सीखते हैं। यहाँ कोई मैं पॉलिटिकल वाली मैं आपसे कोई चर्चा नहीं कर रहा, ठीक है। अब देखिए क्रिएटिंग अवेयरनेस एमोंग पीपुल्स, ठीक है, अब्यूज वेरियस रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट एंड प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज एंड सपोर्ट फॉर बिल्डिंग अप ए रिप्रोडक्टिवली हेल्थ सोसाइटी आर द मेजर टास्क अंडर दिस प्रोग्राम। अब ये क्या कह रहा है, देखिए लोगों के अंदर भाई इन सब चीज़ों को, अब जो रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है वो कई सारी चीज़ें आपके लोगों के अंदर अवेयरनेस लेके आए, जागरूकता लेके आई गवर्नमेंट, और जो मेडिकल फैसिलिटीज़ है उसको इम्प्रूव किया गया। यही जो मैंने आपको अभी इससे पहले बात बताई थी वही बात ये एनसीईआरटी बता रही है बेटा, ठीक है। फिर उसके बाद जो मैंने आपको बताई थी बातें, गवर्नमेंट ने फिर ऑडियो विजुअल की हेल्प से सारे प्रचार प्रसार करे, यानी कि ऑडियो मीन्स आपके रेडियो की हेल्प से, टीवी के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से, इन सब चीज़ों के माध्यम से गवर्नमेंट ने लोगों के बीच में अवेयरनेस लेके आई, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है, नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है पेरेंट्स अदर क्लोज रिलेटिव टीचर्स एंड फ्रेंड्स आल्सो हैव मेजर रोल इन द डिसमिशन ऑफ द अबव इंफॉर्मेशन, ठीक है। अब देखिए ये कह रहा है कि भाई गवर्नमेंट ने सोचा कि भाई हम बच्चों के अंदर भाई सेक्स एजुकेशन हम किस प्रकार से हम जागरूक करें, तो गवर्नमेंट ने सबसे बेटर क्या किया, ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ का चैप्टर बायोलॉजी के अंदर डाल दिया। और अब बायोलॉजी के अंदर ये चैप्टर डाल दिया तो उसके बाद कई सारी बातें सामने आई कि भाई गवर्नमेंट क्या कर रही है, ये एजुकेशन के साथ खिलवाड़ कर रही है, भाई सेक्स से रिलेटेड भाई इन्फॉर्मेशन डाल दी। भाई आपको यदि आपको सेक्स से रिलेटेड आपको सही इन्फॉर्मेशन नहीं होगी तो आपको आगे बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, आपको कई सारी बीमारियां बनेंगी, और आपके अंदर मानसिकताएं भी ठीक नहीं होंगी। सबसे बड़ा आपकी मेंटल जो हेल्थ है वो भी ख़राब हो जाएगी। तो गवर्नमेंट ने इस सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए गवर्नमेंट ने क्या किया, इस सेक्स एजुकेशन को बच्चों को जागरूक करने के लिए क्या किया, एनसीईआरटी में चैप्टर डाल दिया। अब उसके बाद बच्चा भाई टीचर से पूछ नहीं सकता, टीचर बोल देता है कि भाई आप बेटा इस चैप्टर को घर पर पढ़ लेना, और उसके अलावा भाई घर पे किसी से बात नहीं कर सकता इस बारे में। अब उसकी जो नॉलेज है बच्चे की बाहर की, वो सब किसी अदर रिलायबल सोर्सेज से ये सारी नॉलेज बच्चे की, ठीक है। एक
समझदार व्यक्ति एमबीए किया हुआ पढ़ा लिखा उससे है सारी नॉलेज। अब जो एमबीए किया हुआ और पढ़ा लिखा है व्यक्ति उसको भी नॉलेज नहीं है इस बारे में। जब उसको भी नॉलेज नहीं है, बच्चे को भी नहीं है, वो सारी उल्टी सीधी नॉलेज बच्चे में घुस गई और बच्चे का भी माइंड बिल्कुल क्लियर नहीं हुआ। ठीक है, तो ये बात आपको कहना चाह रही थी एनसीईआरटी। अभी कह रहा है इंट्रोडक्शन ऑफ सेक्स एजुकेशन इन स्कूल शुड आल्सो बी इनकरेज टू प्रोवाइड राइट इंफॉर्मेशन दे यंग सो एज टू डिस्करेज चाइल्ड फ्रॉम बिलीविंग इन मिथ एंड हैविंग मिसकॉन्सेप्शनेस अबाउट सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट। अभी कह रहा है देखो कई सारे मिथ आते हैं आपके, जो आपके सेक्स रिलेटेड आपके कई सारे मिथ आते हैं। मिथ क्या आते हैं, जैसे कि मान के चलिए एक फीमेल है, उसको मेंसेस हो रहे हैं और वो मेडिकल और उसको सैनिटरी पैड लेना है, तो वो क्या करेगी, तो वो या तो वो ऐसी मेडिकल शॉप देखेगी या तो उस मेडिकल शॉप पे कोई नहीं है, या वो देखेगी कहीं ऐसी मेडिकल शॉप जहाँ पर फीमेल बैठती हो, या वो क्या करेगी पर्चे पे लिख के फीमेल वो दे देगी। किसको दे देगी, मेडिकल वाले को। तो इस तरह की चीज़ें, इस तरह के मिथ कई सारे आते हैं। तो वो क्या है, एक राइट इन्फॉर्मेशन नहीं है, लोगों के अंदर जागरूकता नहीं है, इसलिए ऐसी बातें हो रही हैं, इसलिए वो लोगों के अंदर गलत विचार आ रहे हैं। और किस तरह के मिथ हैं, लोग बागों ने क्या बना रखा है, फीमेल को मेंसेस हो रहे हैं तो अचार नहीं छू सकती, वो सी कैन नॉट एंटर इन द टेम्पल, वो मंदिर में एंटर नहीं कर सकती। तो आप ये सोचिए, जिस गॉड ने, जिस ईश्वर ने ये चीज़ें बनाई हैं, भाई मेंसेस तो हमारे फीमेल का एक हिस्सा है, सॉरी मेंसेस हमारे एक बॉडी की एक फिजियोलॉजी का एक हिस्सा है, ये भी सब गॉड की देन है। और तो क्या भगवान क्या मना कर देंगे कि भाई आप मंदिर में नहीं आ सकते? भाई भगवान को अब हर रूप में आप पसंद हो, ठीक है, ईश्वर नहीं कहता आपको मेंसेस हो रहे हैं आप नहीं आए, ये सब ईश्वर की ही देन है। और आप उन्हीं चीज़ों को आप मिथ बना रहे हो, उन्हीं को आप मिसकॉन्सेप्टनेस में आप ले रहे हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्लियर करने के लिए सेक्स एजुकेशन स्कूल में डाली गई कि भाई टीचर बताएंगे, समझाएंगे। लेकिन जब टीचर बताएं तो भाई टीचर पे भी उंगली उठा देते हैं कुछ, अरे कैसा टीचर है भाई, बता दिया। अरे भाई तुम लोगों को ही नहीं पता इन सब चीज़ों के बारे में, तो टीचर से क्यों कह रहे हो आप? टीचर अपना काम कर रहा है, समझा रहा है बच्चों को, ठीक है, और आप अपने माइंड को क्लियर रखें बेटा प्लीज़। ठीक है, अब देखिए क्या कहता है, देखिए नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको बताता हूँ। ये कह रहा है प्रॉपर इंफॉर्मेशन अबाउट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एडोलेसेंट एंड related changes, a safe and hygiene sexual practice, sexual transmitted disease, AIDS, etc. would help people, especially those in the adolescent age group to leads। ये कह रहा है देखिए प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ना होने की वजह से देखिए कई सारी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़ भी हो जाती हैं। ठीक है, और मैं तो कहता हूँ कि बिल्कुल जो प्रॉपर राइट इन्फॉर्मेशन आपको मिलनी चाहिए और बिल्कुल आपको 10th 11th से मिलनी चाहिए। ठीक है, लेकिन कुछ लोग इसका ऑब्जेक्शन उठा जाते हैं। अब देखिए ये कह रहा है एजुकेशन पीपुल्स स्पेशली फर्टाइल कपल। अब देखिए हमें एजुकेट करना चाहिए लोगों को, हमें किस किस चीज़ें के लिए, किन किन चीज़ों के लिए हमें लोगों को हमें एजुकेट करना चाहिए बेटा। देखिए जो फर्टाइल कपल होता है, मतलब किसी के बच्चे नहीं हो रहे, उसके बारे में हमें बताना चाहिए। क्यों बताना चाहिए? क्योंकि देखिए 55% देखिए फीमेल्स में कमी हो सकती है और 35% मेल में, और 10% बेटा इडियोपैथिक होते हैं। इडियोपैथिक का मीन्स होता है हमको अभी उन चीज़ों का कारण ज्ञात नहीं है। क्योंकि जब मेल और फीमेल जब डॉक्टर के पास चेकअप कराने जाते हैं तो डॉक्टर कहता है दोनों का चेकअप होगा, तो मेल कहता है नहीं मेरा क्यों चेकअप होगा भाई, इनका चेकअप होगा। तो भाई आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि भाई फीमेल में कमी हो सकती है, मेल में कमी नहीं है, कमी किसी में भी हो सकती है। और 10% बेटा इडियोपैथिक हैं। इडियोपैथिक का मीन्स होता है 10% हमको उन चीज़ों की जानकारियाँ नहीं होती। और हमें किन किन चीज़ों के बारे में हमें लोगों को हमें एजुकेट करना चाहिए। मैरिजेबल एज ग्रुप, भाई सही एज क्या होनी चाहिए लड़के और लड़की की, हमें सही एज क्या होनी चाहिए शादी की। ठीक है, अवेलेबल बर्थ कंट्रोल। ठीक है भाई, और आपका जब अगर कम एज में शादी हो गई तो और डिलीवरी हो गई फीमेल्स की, तो भाई उससे बॉडी के ऊपर क्या क्या प्रभाव आएगा, उन सब चीज़ों के बारे में हमें जानकारी देनी चाहिए। ठीक है, केयर ऑफ प्रेग्नेंट मदर, और प्रेग्नेंट मदर की हमें किस तरह से हमें
टेक केयर करनी चाहिए। पोस्ट नेटल केयर ऑफ द मदर चाइल्ड, इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द मेल एंड फीमेल चाइल्ड वुड ETC एड्रेस। ठीक है, अब ये कह रहा है कि भाई और हमें क्या जागरूक करना चाहिए कि भाई जब डिलीवरी हो गई, डिलीवरी के बाद सीधे ब्रेस्ट फीडिंग करेगा बेबी, कोई भी प्रसाद या गंगा जल नहीं देगा। ठीक है, और प्रॉपर वैक्सीनेशन होगा बच्चों का। इन सब चीज़ों के बारे में हमें जागरूक करना चाहिए। ठीक है ना, ये वही कह रहा है, इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रिंगिंग अप सोशल कॉन्शियसनेस, हेल्थी फैमिली ऑफ डिजायर्ड साइज, awareness of problems due to uncontrolled population growth, social evils like sex abuse and sex related crime etc। अब देखिए गवर्नमेंट भी देखिए साफ साफ कहती है कि भाई इवन भाई जब तक फीमेल्स जब तक एग्री ना हो आप उसके संग सेक्सुअल एक्टिविटी में आप इन्वॉल्व नहीं हो सकते, इवन आपकी वाइफ क्यों ना हो। तो ये कोर्ट ने बोला है कि भाई आप जब तक फीमेल्स एग्री ना हो सेक्स के लिए तब तक आप उसके संग कोई भी ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, वो एक क्राइम माना जाएगा। और उसके लिए भी गवर्नमेंट ने पूरे नियम कानून बनाए। इवन आपकी वाइफ भी हो, आप विदाउट कंसर्न योर वाइफ यू कैन नॉट डू द सेक्स विद योर वाइफ बेटा। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम बात कर लेते हैं हम। देखिए नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है, नीड टू बी क्रिएटेड टू एनेबल पीपल ऑफ think and take up necessary step to prevent them and thereby build up socially responsible and healthy society। ये कह रहा है देखिए अब देखिए कई सारी चीज़ें हैं जो कई सारी चीज़ों पर गवर्नमेंट ने बैन लगाया, कई सारी चीज़ें गवर्नमेंट ने रोकी। वो क्यों रोकी? क्योंकि जो हमारा जो एक सामाजिक प्रभाव है, हमारी एक सोशल हेल्थ है, मैंने आपको बताया था सोशल हेल्थ क्या होता है, और मेंटली हेल्थ है, फिजिकली हेल्थ है, उसके ऊपर कोई भी फीमेल्स के ऊपर कोई प्रभाव ना पड़े। अब देखिए अब ये कह रहा है सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेरियस एक्शन प्लान्स टू अटेन रिप्रोडक्टिव हेल्थ रिक्वायर्ड स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज, प्रोफेशनल एक्सपर्टाइज एंड मैटरनल सपोर्ट। ये कह रहा है देखिए अब गवर्नमेंट ने भी आपकी कई सारी मेडिकल फैसिलिटीज़ को स्ट्रॉन्ग किया है। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर को भी डेवलप किया है, और प्रोफेशनल एक्सपर्टाइज यानी कि देखिए यदि एक आम व्यक्ति किसी व्यक्ति को मेडिकल के बारे में बताएगा तो वो नहीं मानेगा, और यदि एक डॉक्टर बताएगा, एक प्रोफेशनल एक्सपर्ट बताएगा तो उस बात को बाकायदा माना जाता है और उसको कोर्ट भी मानता है। ठीक है बेटा, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या कह रहा है। ये नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है, दीज आर एसेंशियल टू प्रोवाइड मेडिकल असिस्टेंस एंड केयर टू पीपल इन रिप्रोडक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स लाइक प्रेगनेंसी, डिलीवरी, STD, ठीक है, एबॉर्शंस, कॉन्ट्रासेप्टिव, मेंसेस प्रॉब्लम, इनफर्टिलिटी ETC। तो देखिए अब देखिए दीज आर एसेंशियल टू प्रोवाइड मेडिकल असिस्टेंस। अब देखिए जो आपके डॉक्टर्स हैं, ठीक है, और आपके हॉस्पिटल्स हैं, और उन्होंने किन किन चीज़ों पे ध्यान दिया। आपके जो प्रेगनेंसी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती थी, डिलीवरी में प्रॉब्लम्स होती थी, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़ में प्रॉब्लम होती थी, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के बारे में नहीं पता था उनके बारे में बताया, मेंस्ट्रुअल साइकिल्स के बारे में बताया, और जो इनफर्टिलिटी के जो कारण थे उनके बारे में बताया डॉक्टर्स ने। ठीक है, तो इन सब चीज़ों पे भी गवर्नमेंट ने ध्यान दिया, तभी आज हमारा देश सक्सेस है बेटा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, इम्प्लीमेंटेशन of better technique and new studies from time to time are also required to provide more efficiency care and assistance to peoples। अब देखिए समय समय पर धीरे धीरे आपका वक्त बदलता गया, और धीरे धीरे जो आपके टेक्निक नई आती गई, और नई चीज़ों, और गवर्नमेंट भी नई चीज़ों पर ध्यान देती जा रही है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है ये, Situation ban on amniocentesis for sex determination to legally check increase of females fetus, massive child immunifications etc are some programs that merit mention in this
कनेक्शंस। अब ये कह रहा है देखिए जो एमनियोसेंटेसिस है, एमनियोसेंटेसिस एक टेस्ट होता है जो बच्चे का लिंग परीक्षण करते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन, ठीक है, वो बिल्कुल लीगली बिल्कुल गलत है और गवर्नमेंट ने उस पर रोक लगा दिया है, ठीक है। अब उसके बाद और गवर्नमेंट ने क्या किया, मैसिव चाइल्ड इम्यूनिफिकेशन, बच्चे की डिलीवरी के बाद आपके बच्चे को प्रॉपर वैक्सीनेशन दिया गया। मैसिव चाइल्ड इम्यूनिफिकेशन का मीन्स होता है बच्चे को प्रॉपर वैक्सीनेशन देना। अब देखिए इन एमनियोसेंटेसिस सम ऑफ द एमनियोटिक फ्लूइड ऑफ द डेवलपिंग फीटस इज टेकन टू एनालिसिस द fetal cells are dissolved substances. This produce is used to test for presence of certain genetics order. अब देखिए जो एमनियोसेंटेसिस टेस्ट है वो कब आप करा सकते हो, वो जब हो सकता है जब कोई बेटा जेनेटिक डिसऑर्डर्ड हो या आपका कोई डाउन सिंड्रोम हो या हीमोफीलिया हो या सिकल सेल एनीमिया हो, ठीक है, तभी बच्चे का क्या हो सकता है, आपका एमनियोसेंटेसिस टेस्ट हो सकता है। अदरवाइज आप ये टेस्ट नहीं करवा सकते हैं, बैन है पूरा, ठीक है। अब कह रहा है रिसर्च ऑन वेरियस रिप्रोडक्शन रिलेटेड एरियाज आर इनकरेज एंड सपोर्टेड बाय गवर्नमेंटल एंड नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज, ठीक है, टू फाइंड आउट न्यू मेथड्स एंड और इम्प्रूव। अब देखिए ये कह रहा है धीरे धीरे आपके मेडिकल फैसिलिटीज़ बढ़ती जा रही हैं और उनमें इम्प्रूवमेंट किया जा रहा है और उनमें धीरे धीरे सुधार हो रहा है। बेटा ये देखिए थोड़ा सा आगे निकल गया, मैं एक मिनट थोड़ा सा मैं इसको मैं बढ़ा देता हूँ, एक मिनट बेटे थोड़ा सा रुक जाइए, प्रॉब्लम हो रही है। हाँ मैं थोड़ा सा आगे ले लूँ भाई, देखिए निकल गया था, शायद यहाँ नहीं था, एक मिनट, पॉपुलेशन बर्थ कंट्रोल से पीछे था बेटा, हाँ यहाँ पर था शायद, ज़्यादा आगे बढ़ गया था, हाँ ये रहा, यहाँ पर चल रहे थे हम। एक मिनट बेटा, सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग बेटा, क्या करूँ, बताना पड़ रहा है, समझाऊंगा तो ज़रूर आपको। डू यू नो डेट सहेली, अब देखिए एक आपके मेडिसिन आपके मार्केट में आई सहेली के नाम से, ये कह रहा है ए न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर द फीमेल्स वाज डेवलप्ड बाई, और ये सहेली मेडिसिन कौन लेके आया, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट CRDI, और ये CRDI कहाँ पर है, ये लखनऊ में है बेटा, ठीक है बेटा, याद रखना, इम्पॉर्टेंट है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। बेटर अवेयरनेस अबाउट सेक्स रिलेटेड मैटर्स, ठीक है, इंक्रीज नंबर ऑफ मेडिकली असिस्टेंस डिलीवरीज एंड बेटर पोस्ट नेटल केयर लीडिंग टू डिक्रीज maternal and infant mortality rate, increase number of couples with small families, better detection cure of STD and all over increase medical facilities for all sex related problems etc, all indicate improve reproduction health of society। ये कह रहा है देखिए अब धीरे धीरे जैसे जैसे हमारी क्या हुआ, मेडिकल फैसिलिटीज़ में इम्प्रूवमेंट हुआ, वैसे वैसे आपका इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और मदर मोर्टेलिटी रेट कम हो गया और STD डिसीज़ भी कम हो गई, पॉपुलेशन ग्रोथ करने लगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें बताई गई हैं। तो बेटा इस चीज़ को मैं यहाँ पर मैं रोक रहा हूँ और तब तक के लिए बेटा आप पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे, गुड बाय।